स्वागत है बच्चे आपका विनायक एकेडमी में। आज हम लेटर वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ा था, जो कि आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि लेटर वैदिक पीरियड के लोगों का राजनीतिक जीवन कैसा था। राजा का पद पूरी तरह से आनुवांशिक था, मतलब कि राजा के बाद उसका पुत्र ही राजा बनता था। सबसे महत्वपूर्ण राजा विदेह का जनक था और ककई का राजा था अशवपति। काशी का राजा था अजाद शत्रु। सबसे विकसित राज्य उस समय पांचाल था। लेटर वैदिक पीरियड में ही पहली बार राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया गया था। न्याय का सबसे बड़ा अधिकारी खुद राजा होता था। पंचाल का राजा द्रौपद था। स्थायी सेना इस काल में भी राजा के पास कोई बड़ी स्थायी सेना नहीं थी। युद्ध के समय कबीले के लोगों को इकट्ठा किया जाता था। उपाधियां: राजा अपनी शक्ति के अनुसार सम्राट, एकराट या अधिराज जैसी उपाधियां धारण करने लगा था। अब देख लेते हैं कि उस समय कौन कौन से यज्ञ होते थे। राजसूय यज्ञ गद्दी पर बैठते समय राजा करवाता था। जब उसका राज्याभिषेक होता था तो वो राजसूय यज्ञ करवाता था। वाजपेयी यज्ञ शक्ति प्रदर्शन के लिए किया जाता था। अग्निष्टोम यज्ञ अग्नि देवता को खुश करने के लिए किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ राजा द्वारा छोड़ा गया घोड़ा जिस जगह से गुजर जाता था वो इलाका राजा का हो जाता था। अगर उस घोड़े को कोई दूसरा राजा रोकता था तो उसे युद्ध करना पड़ता था। धार्मिक जीवन सबसे महत्वपूर्ण देवता प्रजापति था। हमने देखा था कि अर्ली वैदिक पीरियड में सबसे महत्वपूर्ण राजा इंद्र था और इस वक्त कौन सा है? प्रजापति। गाय का महत्व बढ़ गया था। शिव जी की पूजा होने लगी। इस युग में यज्ञों की प्रधानता थी, मतलब कि इस युग में ज़्यादा से ज़्यादा यज्ञ होते थे। आर्थिक जीवन इनका मुख्य धंधा खेतीबाड़ी थी। अर्ली वैदिक पीरियड में हमने पढ़ा था कि आर्यंस का मुख्य धंधा क्या था? पशुपालन था। और अब क्या हो चुका है? खेतीबाड़ी, क्योंकि यह लोग एक जगह पर स्थायी तौर पर रहने लगे थे। खिल्लिया चारगाह को बोला जाता था। अक्सिर या लागल हल को कहा जाता था। अक्सीरनी दातर को कहा जाता था। कृष गोहे की खाद को कहा जाता था। सीता हल से जोती गई जमीन को कहा जाता था। निशक सोने का सिक्का होता था। सतमान चांदी का सिक्का होता था। पनी व्यापारी या गाय की चोरी करने वाले को कहते थे। बलि एक किस्म का लगान था। शाम अयास लोहे को कहा जाता था। बेकनाट सूदखोर को। लोहित अयश तांबे को कहा जाता था। सबसे प्रिय पशु घोड़ा था और सबसे पवित्र पशु गाय थी। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में खेती की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं: बीजना, कटाई, जुताई और मंडीकरण। रति तौल की सबसे छोटी इकाई थी। अब देख लेते हैं इनका सामाजिक जीवन कैसा था। औरतों की स्थिति में गिरावट आ चुकी थी। औरतों के राजनीतिक अधिकार छीन लिए गए थे। सभा की मेंबरशिप भी छीन ली गई। हमने पढ़ा था कि 3 संस्थाएं थी: सभा, समिति और विदत। तो सभा से भी औरतों की मेंबरशिप छीन ली गई थी। जाति प्रथा कठोर हो गई थी। पहले हमने पढ़ा था कि जाति प्रथा थी वो नहीं थी, वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पर आधारित थी, लेकिन यहाँ पर जाति प्रथा कठोर हो गई। जाबलो उपनिषद में 4 आश्रम का वर्णन है। पहला है ब्रह्मचर्य 0 से 25 साल तक। फिर था गृहस्थ 25 से 50 साल तक। फिर था वानप्रस्थ 25 से 75 साल तक। फिर था संन्यास 75 से 100 साल तक, या जितनी भी उम्र फिर आगे रह जाती है। शांदोग्या उपनिषद में 3 आश्रम का जिक्र है। सबसे पहले आश्रम व्यवस्था का जिक्र भी शांदोग्या उपनिषद में हुआ था। धार्मिक कामों में औरतों का महत्व था। कुल 16 तरह के संस्कार थे। उस वक्त
8 तरह के विवाह होते थे जिन्हें 2 कैटेगरी में बाँटा गया था। एक था प्रशस्त विवाह जिसे सम्मानजनक माना जाता था। तो इनके 4 टाइप हैं, उन्हें पढ़ लेते हैं। पहला है ब्रह्म मैरिज। यह सबसे उत्तम कोटि का विवाह माना जाता था। इसमें पिता अपनी पुत्री के लिए एक सुयोग्य विद्वान और सदाचारी वर ढूंढकर उसे घर बुलाता था और कन्या का दान करता था। फिर था देव मैरिज। जब कोई पिता यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले पुरोहित को अपनी कन्या दान में देता था तो उसे देव विवाह कहा जाता था। फिर था आर्ष विवाह। इस विवाह में वर कन्या के पिता को कन्या के बदले एक जोड़ी गाय और बैल भेंट करता था। यह मूल्य नहीं बल्कि धार्मिक उद्देश्य के लिए दिया गया दान माना जाता था। प्रजापत्य विवाह यह ब्रह्म विवाह के ही समान था। इसमें पिता वर वधू को यह आशीर्वाद देते हुए विदा करता था कि तुम दोनों साथ मिलकर अपने सामाजिक और धार्मिक कर्तव्यों का पालन करो। अब देख लेते हैं दूसरी कैटेगरी अप्रशस्त विवाह जिसे अनुचित माना जाता था। असुर विवाह। इसमें वर पक्ष द्वारा कन्या के पिता या परिजनों को धन देकर कन्या को खरीदा जाता था। फिर है गंधर्व विवाह। यह आज के लव मैरिज की तरह था। इसमें माता पिता की सहमति के बिना वर और वधू अपनी इच्छा से एक दूसरे को चुनते थे। राक्षस विवाह। इसमें कन्या की सहमति के बिना युद्ध में जीतकर या अपहरण करके जबरन विवाह किया जाता था। क्षत्रियों में इसे कभी कभी वीरता का प्रतीक माना जाता था। पेशाच विवाह। यह सबसे निम्न और अधम श्रेणी का विवाह माना जाता था। सोती हुई मदहोश या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या के साथ छल या जबरदस्ती करके संबंध बनाना और फिर उससे विवाह करना पेशाच विवाह कहलाता था। संस्थाओं का अंत और अस्तित्व। विदत यह सबसे प्राचीन संस्था थी जो उत्तर वैदिक काल में पूरी तरह समाप्त हो गई। सभा यह संस्था बची रही लेकिन इसका स्वरूप बदल गया। समिति यह संस्था भी बची रही पर इसकी शक्तियां काफ़ी कम हो गईं। महिलाओं का प्रवेश उत्तर वैदिक काल में सभा और विदत में महिलाओं का जाना पूरी तरह से बंद कर दिया गया। कुलीन वर्ग का कब्जा सभा और समिति पर आम जनता की बजाय धनी और ब्राह्मण वर्ग का नियंत्रण हो गया। प्रजापति की पुत्रियां अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो आज की क्लास इतनी ही थी। मिलते हैं कल एक और क्लास के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।